चैप्टर का नाम है हमारा इशू ऑफ डिबेंचर। बहुत छोटा सा चैप्टर, मैक्स टू मैक्स आप मान के चलो 3 से 4 दिन में ये चैप्टर खत्म हो जाता है। जैसे शेयर कैपिटल था उसमें तो बड़े टाइम लगे, इसमें इतना टाइम नहीं लगना। जिसने शेयर कैपिटल कर रखा है उसको और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। डिबेंचर में कोई फोर फीचर वाली बात नहीं है, डिबेंचर में कोई री इशू वाली बात नहीं है। डिबेंचर में सिंपल कुछ एंट्री है जिसको आपको सीखना होगा और उसके हिसाब से हमें आगे फर्दर करना होगा। इसके अंदर हमारे क्या क्या टॉपिक्स है, क्या क्या पढ़ना है, वो सारी चीजों को देखेंगे। चैप्टर का नाम है हमारा इशू ऑफ डिबेंचर। इसके साथ साथ ना एक रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर पहले हुआ करता था हमारे सिलेबस में, लेकिन अब उसे हटा दिया गया है, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो अभी सिर्फ आपको इशू ऑफ डिबेंचर ही है। अब इसके अंदर हम देखते हैं कि क्या क्या पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे। तो सबसे पहले वर्ड जो हमारे सामने है भैया, डिबेंचर क्या होता है। तो डिबेंचर का मतलब है जब कभी भी हम कर्जा लेते हैं, मैं सिंपल सा वर्ड कर रहा हूं, कर्जा, लोन। तो जब लोन लेते हैं ना, तो लोन लेने का तरीका थोड़ा अलग होता है। बैंक में जब जाते हैं तो बैंक से हमें अपने प्रॉपर्टी को गिरवी रखकर या फिर किसी और तरीके से हम क्या करते हैं, लोन ले लेते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि कंपनी के अंदर क्या होता है ना, कि कंपनी हमेशा क्या चाहती है कि भैया जब ये पैसा चाहिए, इसको लोन चाहिए, मुझे पैसे से मतलब है, चाहे बैंक वाला दे, चाहे मैं किसी रिलेटिव से लूं, चाहे आस पड़ोस से लूं, चाहे किसी पब्लिक से लूं। बैंक वाला बोल रहा है कि मैं आपको 12% दूंगा, बैंक वाले ने 12% पे किया, और आस पड़ोस वाले मुझे 9% पे देने को तैयार है, तो मैं बैंक से लूंगा ही नहीं लोन, मैं 9% जहां से मेरा कम ब्याज पड़ेगा वहीं से लूंगा। तो डिबेंचर से आपका जब कभी भी कर्जा लिया जाता है तो वो हमेशा सस्ता पड़ता है। होता कैसे है, क्या प्रोसेस है, ये समझो। जैसे मान लो एक कंपनी है, सपोज XYZ, एक कंपनी है XYZ लिमिटेड। अब इस कंपनी को ना पैसे की जरूरत है, फंड की। तो फंड की जब जरूरत पड़ती है तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं इसके पास। ऑप्शन कौन कौन सा होता है इसके पास, एक तो ऑप्शन होता है हमारा कि ये शेयर से पैसा इकट्ठा कर ले। एक ऑप्शन है इसके पास कि ये शेयर से पैसा इकट्ठा कर ले। अगर हम शेयर से पैसे की बात करें तो शेयर से पैसा जब इकट्ठा हो गया तो दूसरा ऑप्शन इसके पास होता है कि ये कुछ बोरो कर ले, मतलब उधारी पैसे ले ले। शेयर्स में और इसमें क्या फर्क है, ये सिंपल सा पॉइंट है कि शेयर्स जो होता है वो शेयर्स के पैसे हमें कभी लौटाना है ऐसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती हमारी, और उनको हमें एक फिक्स परसेंटेज के बेसिस पे कोई ब्याज वगैरह देना, ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मान लो आपने मेरी कंपनी के शेयर्स खरीदे और आपने 100 रुपए के शेयर्स खरीद लिए, अब मैं आपके पैसे जिंदगी भर नहीं लौटाऊंगा तब भी आप कुछ भी नहीं कह सकते। दूसरा, जब मुझे प्रॉफिट होगा तभी मैं आपको उसके ऊपर प्रॉफिट डिविडेंड दूंगा, और ये सारी चीजें जानते हुए आप हमारी कंपनी में पैसे लगाते हो क्योंकि आपको लगता है कि यहाँ से रिटर्न ज्यादा मिलेगा। तो ये शेयर्स वाला हो गया। अब कंपनी के पास शेयर्स इशू करने के लिए कंपनी चाहती है कि हमारी कंपनी के कम से कम शेयर्स हो। सिंपल सा लॉजिक है कि जितने ज्यादा शेयर्स होंगे तो प्रॉफिट उतने ज्यादा लोगों में बटेगा। जब ज्यादा लोगों में प्रॉफिट बटेगा तो ऐसे सिचुएशन में बहुत कम कम बटेगा। मैंने कहा कि मेरी कंपनी ने 5 रुपए डिविडेंड दिया है, और फिर बोलूं मेरी कंपनी ने 1 रुपए डिविडेंड दिया है, तो आपसे अगर मैं पूछूं बताओ कौन सा कंपनी बेटर लग रहा है, तो आप बोलोगे सर 5 रुपए जो डिविडेंड दे रहा है वही कंपनी बेटर है। लेकिन आपने ये नहीं देखा कि 5 रुपए जो डिविडेंड दे रहा है उसमें 100 ही बंदे हैं, और जो 1 रुपए डिविडेंड दे रहा है उसमें 1 लाख शेयर होल्डर है। अब इनमें तो बहुत फर्क पड़ गया। तो इसलिए कंपनी चाहती है कि हमारे पास कम से कम हो, और इसका एक मेन रीजन ये भी है कि मैनेजमेंट को अपने डिसीजंस लेने में दिक्कत नहीं होती। आप जितने पार्टनर होगे उतना डिस्क्रिमिनेशन आएगा, आपको काम करने में उतने ज्यादा क्या आएंगे आपके सामने चैलेंजेस। तो कंपनी शेयर से पैसा बहुत कम चाहती है कि हम रेज करें। दूसरा ऑप्शन होता है कि हम भैया बोरो कर लें। अब बोरो करने जाएं तो हमारे पास क्या क्या मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल है। एक ऑप्शन अवेलेबल है कि हम बैंक से जाके लोन ले लें, हम बैंक से जाके क्या करें, लोन ले लें, बैंक से लोन ले लें। दूसरा ऑप्शन अवेलेबल है कि भाई हम किसी रिलेटिव से या अदर से ले लें, अदर का मतलब रिलेटिव हो गया। और तीसरा एक और ऑल्टरनेटिव ऑप्शन आता है जो कि होता है कि हम पब्लिक से ले लें, डिबेंचर इशू करके, पब्लिक से डिबेंचर। अब सर यहां पे पब्लिक से डिबेंचर की बात करें, बैंक से लोन पता है, तो हम अगर बैंक से कंपनी लोन लेगी ना तो बैंक वाले ना बड़ा परेशान करते हैं। सबसे पहले इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है बैंक से लेंगे
तो ये लेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट सपोज करो 18% पूरे साल का पर एनम। यहाँ पर एनम रेट होता है, मंथली कभी भी बैंक नहीं लेते, मतलब 18% ब्याज लेगा। अगर 1 करोड़ रुपए लूंगा तो मुझसे साल में 18 लाख रुपए वो क्या लेगा, ब्याज ले लेगा। अगर मैं अदर से लेता हूं तो अदर से हो सकता है कि इससे भी ज्यादा हो और हो सकता है थोड़ा बहुत कम हो, मान लेते हैं कि 16% पे अदर से मिल रहा है। और अगर वही मैं डिबेंचर से लूंगा लोन, तो डिबेंचर्स के अंदर मुझे कम से कम 9% के आसपास मिल जाता है, जो कि मैं रियलिटी बताता हूँ, 9 से 10 के आसपास अभी रियल रेट चल रहा है, जो कि मिल जाता है। अब आपको बोरो करना है तो आप कौन से ऑप्शन को सबसे बेस्ट चाहोगे कि हम इस जगह से लोन ले लें, जहां से आपका ब्याज क्या पड़ेगा, कम। तो आप चूज करोगे कि यार एक काम करते हैं, हम डिबेंचर इशू कर देते हैं। अब डिबेंचर कौन लेगा, पब्लिक। पब्लिक का मतलब नॉर्मल पब्लिक। अब मैं क्या कह रहा, XYZ क्या कह रहा है, XYZ लिमिटेड कंपनी कहता है कि भाई एक काम करो, सभी पब्लिक को ये एक इंफॉर्मेशन दे रहा है कि भाई तुम्हारे पास इतने पैसे हैं, तुम्हारे पास FD है, घर के अंदर बहुत पैसे हैं, आप सभी अपने घर से पैसे लेके आओ और हमारे पास जमा कर दो। बैंक, आप जब FD कराते हो ना, तो FD का रेट पता है आज की डेट पे क्या है, 7%। FD का रेट कितना है हमारा, 7, 6, 7। ये टेन्योर के ऊपर वेरी करता रहता है, 2 साल के लिए इतना, 5 साल के लिए इतना, तो ये रेट है। अब मैंने पब्लिक को एक लालच दिया कि भाई मैं तुम्हें 9% दूंगा, मैं तुम्हें 9%, या सपोज करो मैं तुम्हें 12% दूंगा, मैंने लालच दिया पब्लिक को 12%। अगर आपके पेरेंट्स आपके घर पे, आप, मैंने सिंपल बोला, जो भी पैसा है बैंक में उसे निकाल लो बैंक से और आप मेरे पास जमा करा दो। बैंक वाले आपको कितने परसेंट दे रहे हैं, 6-7%, और मैं आपको 12% दूंगा। तो आपको सुनने में तो अच्छा लगेगा और एक लालच भी आएगा, हाँ यार ये सही बात है, 12% मिलेगा। लेकिन आप फिर भी मुझे पैसा देना पसंद नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ पे आपको इनसिक्योरिटी फील होगा कि यार बैंक के अंदर पैसा है, भले ही सही 6% मिल रहा है, लेकिन मैं जब मर्जी उस पैसे को निकाल सकता हूं, वो पैसे डूबने वाले नहीं है। लेकिन कंपनी का कोई भरोसा नहीं भाई, कंपनी अगर डूब गई कल के दिन तो भाई हमारा क्या होगा, ये पैसे भी चला जाएगा। तो आप अपने पेरेंट्स से इस तरीके की बात करना एक बार आज घर जाके कि आप बैंक से पैसे निकाल लो, एक प्राइवेट कंपनी वाले आपको ना 12% ब्याज देंगे, आप पैसे मुझे निकाल के दो, मैं वहां से 12% आपको इंटरेस्ट दूंगा। तो पेरेंट्स साफ मना कर देंगे, ये प्राइवेट कंपनी या लिमिटेड कंपनी का कोई भरोसा नहीं है, हम कोई पैसा नहीं देंगे, बैंक में ठीक है, ज्यादा दिमाग मत लगा। सिंपल सी बात बोलेंगे और इससे ज्यादा नहीं बोलेंगे। तो लेकिन जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि कंपनी रेगुलेटेड हो चुकी है, किससे रेगुलेटेड, सेबी, कंपनी लॉ बोर्ड, गवर्नमेंट, बहुत लोग होते हैं। तो हम कैसे आपका भरोसा जीतें कि आप पब्लिक हमसे, हमारे पास पैसे जमा कर दें। तो मैं अगर बोलूं आपको कि मुझे आप एक काम करो, 50,000 रुपए दे दो और मैं आपको 12% ब्याज दूंगा, तो आप मुझे 50,000 अपने किसी भी दोस्त को, किसी को भी देना पसंद नहीं करोगे, रहेगा यार पैसे लेके भाग गया तो क्या होगा। अगर मैं आपको कहूं कि मैं 50,000 रुपए का आपको गोल्ड दे देता हूं, गिरवी रख देता हूं, और मुझे 50,000 उधार दे दो और मैं तुम्हें 12 नहीं दूंगा, फिर मैं 11% तुम्हें दूंगा ब्याज, तो आप समझोगे यार 12 से अच्छा चल कोई बात नहीं 11। अगर आपको मैंने अपना गोल्ड गिरवी रख दिया तो आप मुझे इजीली 50,000 रुपए अरेंज करके दे दोगे, और आपके घर वाले भी इस बात को मान जाएंगे। क्यों मान जाएंगे, उसके पीछे रीजन ये है कि वो सोचेंगे अगर ये बंदा भाग भी गया पैसे लेके मेरे, तो उसके तो गोल्ड मेरे पास है, उसको जाके मैं कहीं भी अनकैश करा सकता हूं, तो एक सिक्योरिटी। तो इसी पे कंपनी लॉ ने क्या करा, कंपनी लॉ ने बोला भाई पब्लिक का तो भरोसा आ नहीं रहा। क्यों नहीं आ रहा, उनको लग रहा है कि कंपनी डूब गई तो हमारे पैसे डूब जाएंगे। तो एक काम करो, पहले इन सभी से, अगर मान लो आप 100 करोड़ रुपए का इसको, अगर आप इन सब पब्लिक से लेना चाहते हो 100 करोड़ रुपीज, तो 100 करोड़ रुपए अगर आप लेना चाहते हो 12% पे, यानी साल का 12 करोड़ रुपए ब्याज होगा। सिंपल सी बात है। तो आप एक काम करो, आपके पास कोई ऐसा एसेट्स तो होगा, चाहे आपका लैंड हो, बिल्डिंग हो या कुछ भी हो, वो एसेट्स जिसकी कीमत 100 करोड़ से ज्यादा हो, ग्रेटर देन मतलब कम से कम 100 करोड़, 100 करोड़ से ज्यादा हो, वो इनके जो प्रॉपर्टी के पेपर है वो इनको दे दो आप। तो अगर इसने क्या करा, 100 करोड़ से जो ज्यादा है, ये प्रॉपर्टी का पेपर किसको दे दिया, डिवेंचर होल्डर को। तो क्या डिवेंचर जो ये पब्लिक है, क्या हमें पैसे देने के लिए तैयार हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, जैसे मैंने गोल्ड वाला एग्जांपल लिया है। लेकिन पेपर तो एक ही है और ये तो लाखों की संख्या में होंगे, पेपर एक ही है, लाखों, तो हर किसी में कैसा बांटा जाए, तो बांटना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं, ऐसा तो है नहीं कि पेपर के हर कोई फोटोकॉपी रख लेगा, हर कोई बोलेगा भाई मैं ओरिजिनल रखूंगा, तो ये बांटना पॉसिबल नहीं है। तो रूल निकाला कि एक काम करते हैं, हम एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, और इस ऑर्गेनाइजेशन में क्या करता है कि कंपनी एक अपना बंदा बिठा देता है, यहाँ पे एक अपना बंदा बैठा देता है कंपनी, और एक गवर्नमेंट अपना बंदा बैठा देता है यहाँ पे, इसमें एक गवर्नमेंट बिठा देता है यहाँ पे,
और एक इसमें से डिबेंचर होल्डर में से एक कोई ना कोई मुखिया होगा, मेन पर्सन होगा, जो कि इस करता होगा, जो कि ये सारे डिबेंचर होल्डर्स में से एक लीडर होगा। जैसे क्लासरूम के अंदर आप देखते हो कि एक पर्सन होता है जिसे मॉनिटर बोलते हैं, वो सारी चीजों को मैनेज करता है। ऐसे ही यहाँ पे देखा जाए सभी डिबेंचर होल्डर की मीटिंग होगी और हम बोल देंगे क्लियरली कि आपको सबसे समझदार और होशियार इंसान जो लगता है उसे आगे भेज दो और उसको हम इस मेंबर के पास बिठा देंगे। तो अब इस एक ग्रुप बनाया हमने जहां पे एक बंदा कंपनी का है, एक बंदा आपने जिसको चुन के भेजा है वो है, और एक गवर्नमेंट का बंदा है, और ये पेपर इनके बीच रखा जाएगा। और ऐसे समझो इसके ऊपर एक तरीके से ताला लगा दिया जाएगा और इस पेपर को कोई हाथ नहीं लगा सकता। ये तीनों ही वहां पे इसकी निगरानी करते रहेंगे, तीनों निगरानी करेंगे। कल के दिन अगर कंपनी डूब गई, कंपनी बर्बाद हो गई, ये तीनों आएंगे और इस पेपर को निकालेंगे और इसको सोल्ड करेंगे और सबसे पहले आपका पैसा आपको रिटर्न कर देंगे। मान लेते हैं कि प्रॉपर्टी 110 करोड़ का बिका, तो जो 10 करोड़ एक्स्ट्रा है वो कंपनी को बोलेंगे ले जा भाई तू अपने पैसे, तो इस हिसाब से लेके चलते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है शॉर्टफॉल हो जाए, तो इसलिए मैंने कहा कि 100 करोड़ से जब लोन ले रही है तो 100 करोड़ से ऊपर का मार्जिन लेके प्रॉपर्टी को ये चलते हैं। समझ में आई बात आपको? तो इस हिसाब से क्या होगा कि आप आराम से, आपको अगर पता चल जाए कि आपको जो पैसे दे रहे हो वो बिल्कुल सिक्योर्ड है, ये पैसा कहीं नहीं जाएगा क्योंकि आपको उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ मिल गया है, तो आप इजीली कंपनी के अंदर पैसे को क्या कर दोगे, इन्वेस्ट कर दोगे। तो जो ये ग्रुप बनता है इसको बोलते हैं ट्रस्टी, इसको क्या बोलते हैं हम, ट्रस्टी बोलते हैं। तो ट्रस्टी ग्रुप बनाया जाता है जिसके अंदर कोई भी कंपनी डिबेंचर इशू करने से पहले उतने का एसेट्स गिरवी, वहां पे गिरवी नहीं कह सकते, वहां पे रख देती है कि भैया ये इनके लिए है। अगर इस प्रॉपर्टी में से कोई भी इस एसेट्स में से कंपनी को पैसे की जरूरत है, बेचना चाहिए तो नहीं बेच सकती, जब तक ये इसके सारे पैसे नहीं लौटा देती तब तक ये प्रॉपर्टी के पेपर कंपनी को रिटर्न नहीं किए जाएंगे। तो डिबेंचर इशू करने का ये सारा का सारा प्रोसेस रहता है। तो डिबेंचर क्या है, एक तरीके का लोन है, और उस लोन के बदले जैसे शेयर्स था, मान लेते हैं कि आपने मुझे 100 रुपए दिया, तो मैं एक पेपर पे लिख के आपको सर्टिफिकेट दे दूंगा कि आपने मुझे 100 रुपए उधार दिया है, ये आपके सामने क्या हो गया, प्रूफ हो गया। सिंपल सी बात है, ये मैंने प्रूफ दे दिया। तो ये जो आपके पास पेपर लेके आप घूमोगे, इस पेपर को क्या कॉल करेंगे, डिबेंचर। और इसी पेपर को हम बोलते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट भी बोलते हैं। इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है, डॉक्यूमेंट। ये कौन से डॉक्यूमेंट हो गए आपके, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट। फाइनेंशियल वर्ड का मतलब है जो पैसे से रिलेटेड होंगे उसको क्या नाम देंगे हम, फाइनेंशियल। तो ये डॉक्यूमेंट कौन से कहलाएंगे हमारे, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट। ट्रस्टी कौन होते हैं, ग्रुप बनाते हैं उसको। तो सर इस डिबेंचर को ना हम, अगर बड़ी कंपनी है, डिबेंचर का एक और नाम होता है बॉन्ड, कई बार होता है। एक नाम होता है हमारा डिबेंचर और एक इसी को हम किसके नाम से जानते हैं, बॉन्ड। बॉन्ड नेम है। पहले बहुत टाइम पहले डिबेंचर था ही नहीं, उस टाइम पे बॉन्ड इशू किया करती थी और सरकारी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है वो बॉन्ड ही के नाम से इशू करती है। लेकिन आज के टाइम पे कोई भी कंपनी अपने डिबेंचर को या तो डिबेंचर के नाम से बुला ले या बॉन्ड के नाम से बुला ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सेम ही है। बस इसके अंदर, बॉन्ड के अंदर बस एक साउंड लगता है कि सरकारी कंपनी पहले किया करती थी, तो लगता है कि ये ट्रस्टेड है, बॉन्ड में पैसे लगाने हमारे क्या रहेंगे, सेफ रहेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, डिबेंचर और बॉन्ड दोनों इक्विवेलेंट है। सेफ पैसे आपके, अगर आपको डिबेंचर जब भी इशू करेंगे तो कंपनी बोल देगी कि हम आपको सिक्योर्ड डिबेंचर दे रहे हैं या अनसिक्योर्ड। सर इसका मतलब कंपनी बता देगी कि आपको जो डिबेंचर दिया जा रहा है, अगर मैं बोलूं सिक्योर्ड डिबेंचर, तो आपके पैसे डूबने वाले नहीं है, आपके पैसे किसी भी हाल में, कंपनी बंद हो जाए लेकिन आपने जो पैसे हमें उधार दिए वो मिल जाएगा। तो ये कौन सा डिबेंचर खरीदा आपने, सिक्योर्ड। अगर डिबेंचर अनसिक्योर्ड है तो कंपनी कल के दिन बंद हो गई तो आपके पैसे भी डूब जाएंगे, ये समझ लीजिएगा। तो जब कभी भी आप लाइफ में कभी भी डिबेंचर को देखें, डिबेंचर के बारे में पैसे लगाने का सोचे तो किस डिबेंचर में लगाना बेस्ट रहेगा, सिक्योर्ड। लेकिन लालच देने के लिए कंपनी अनसिक्योर्ड डिबेंचर को अगर मान लेते हैं 20% का ब्याज दे रही है, तो सिक्योर्ड पे आपको 9 या 10% देगी कि पब्लिक अनसिक्योर्ड वाले में आ जाए तो हमारे लिए बेनिफिट रहने वाला है। तो देखिए डिबेंचर क्या होता है, डिबेंचर की डेफिनेशन को देखें तो हमारा सिंपल सा डेफिनेशन कंपनीज एक्ट के अंदर गिवन है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 13 में क्या डेफिनेशन कहता है, कहता है डिबेंचर्स इंक्लूड, डिबेंचर में इंक्लूड डिबेंचर भी हो जाता है या कोई भी स्टॉक हो जाता है या बॉन्ड हो जाता है। यानी डिबेंचर शब्द जो है, इस शब्द में डिबेंचर्स को तो बोल ही सकते हो, स्टॉक भी बोल सकते हो उसको। स्टॉक मतलब सिक्योरिटी, किसी भी तरीके, शेयर्स को भी स्टॉक बोलते हैं और इसको भी हम स्टॉक बोल सकते हैं। बॉन्ड्स और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ द कंपनी, ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट जिसके बदले मैं आपको पैसे लेके और वो पेपर आपको दे रहा हूं, उसको डिबेंचर के अंदर मान लिया जाएगा।
जो कि एविडेंस होता है डेप्ट का। एविडेंस किस चीज का? डेप्ट। डेप्ट का मतलब क्या होता है? हमारा कर्जा। कि लोन का एक एविडेंस है कि भैया आपसे मैंने लोन लिया है। वेदर द आपका चार्जेस अदर एसेट्स और नॉट। यहाँ पे क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन जो कनेक्ट करता है चार्जेस, एक वर्ड यहाँ पे क्या है हमारा? चार्जेस। चार्जेस का मतलब क्या होता है अभी देख लेंगे आगे। अदर कंपनी और नॉट, किसी और कंपनी में है या फिर नहीं है, जो कि डेफिनेशन है। अब देखो चार्जेस दो तरीके के होते हैं। चार्जेस एक होता है फिक्स चार्ज, एक होता है फ्लोटिंग चार्ज। और चार्ज का मतलब बेसिकली होता है गिरवी। चार्ज का मतलब अगर बेसिकली मैं बताऊं तो चार्ज का मतलब है गिरवी रखना। तो जब हम डिबेंचर इशू करते हैं तो आपके पास जो एसेट्स देते हैं, हो सकता है हम एसेट्स को चार्ज करें। चार्ज मतलब कि हम जब कभी भी कोई भी कंपनी गिरवी कोई एसेट्स रखती है ना, तो उसको रजिस्टर करवाती है कंपनी के पास कि हमने भैया ये एसेट्स अपना गिरवी रख दिया। तो जब कभी भी चार्ज होता है तो दो टाइप का क्या है। अब हो सकता है मैं अपने स्टॉक को क्या कर लूं? गिरवी रख दूं। मेरे पास 1 करोड़ रुपए का स्टॉक है, उसको मैंने गिरवी रख दिया। तो अगर मैं 1 करोड़ रुपए का स्टॉक आपको गिरवी रखूंगा तो वो स्टॉक अगर आप अपने पास रखोगे तो एक दिन एक्सपायर हो जाएगा वो तो, और वो स्टॉक की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। कोई भी स्टॉक रखूंगा तो हर स्टॉक का तो एक्सपायरी डेट है। तो उस स्टॉक के केस में होता क्या है कि हमने 1 करोड़ का स्टॉक आपको दे दिया, अब हम डेली आएंगे और वो स्टॉक निकाल के ले जाएंगे और एक नया स्टॉक उतने का ही रख देंगे। फिर आएंगे और स्टॉक निकाल के ले जाएंगे और नया स्टॉक मैं आपके पास रख दूंगा, ताकि आपके पास जब भी देखोगे आप 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, तो आपके पास जो स्टॉक गिरवी में पड़ा हुआ है वो फ्रेश स्टॉक ही होगा हमेशा। क्योंकि मैंने क्या करा, एक स्टॉक पे डेट एक्सपायरी था, मान लेते हैं कि दिसंबर का। अब मैं दिसंबर में आया और मैंने क्या करा, वो दिसंबर के एक्सपायरी वाले स्टॉक को निकाला और फिर से वहां पे एक स्टॉक रख दिया जिसकी एक्सपायरी की डेट हो गई मार्च। तो आपके पास तो फ्रेश ही रहा। तो इसको बोलते हैं फ्लोटिंग चार्ज। मतलब एक बार तो पहले दिसंबर वाले स्टॉक पे आपको गिरवी रखा हुआ था, वो हट गया और वो चार्ज किस पे पहुंच गया? मार्च वाले पे। तो ऐसे चार्ज को क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग चार्ज। और कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जिसका एक्सपायरी नहीं होता, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, इसकी तो कोई एक्सपायरी नहीं है। तो इसको जब हम गिरवी रखेंगे तो उस चार्ज को क्या बोलेंगे? वो कौन से टाइप का गिरवी रखा हुआ है? फिक्स चार्ज। तो दो तरीके के चार्जेस हैं हमारे, फिक्स चार्ज और फ्लोटिंग चार्ज। तो फिक्स चार्ज का मतलब होता है जो कि हमारा फिक्स रहता है, उसको हमारे एसेट्स में कोई चेंज नहीं आता। फ्लोटिंग चार्ज के अंदर क्या होता है कि हमारा चार्जेस फ्लोट करता है उस एसेट्स के ऊपर, एसेट्स निकलता जाता है और दूसरे एसेट्स पे वो दोबारा आ जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग चार्ज। आगे देखते हैं बॉन्ड। इस बॉन्ड में से एक थ्योरी का क्वेश्चन जरूर आएगा और उसको बोला जाएगा यहां पे व्हाट इज द डीप डिस्काउंट बॉन्ड। हालांकि बॉन्ड क्या होता है, या फिर जीरो कूपन बॉन्ड। एमसीक्यू में इसका फुल फॉर्म भी आ सकता है, एमसीक्यू के अंदर आपके इसके पूछे भी जा सकते हैं और थ्योरी पे भी कई बार पूछा गया है। अब डिवेंचर इशू करने के ना अपने अपने तरीके हैं। मैंने कहा आप मुझे 100 रुपए दो, ठीक है, आप मुझे 100 रुपए दो और मैं आपको 10% का ब्याज दूंगा। तो मैंने आपसे 100 रुपए ले लिए और आपको मैं ब्याज 10% दे दूंगा। और ब्याज हमेशा कंपनी 6-6 महीने में देती है, ऐसा नहीं कि आपको 1 साल में देगी। ज्यादातर कंपनी कब देती है? 6 मंथ में। तो पूरे साल में मैं आपको कितने रुपए दूंगा? अगर आपसे मैंने 100 रुपए उधार लिए तो पूरे साल में आपको मैं कितने दे दूंगा? 10 रुपए दे दूंगा, ठीक है ना। कितने रुपए दे दूंगा? क्योंकि 100 रुपए आपसे मैंने उधार लिए और मैंने क्या प्रॉमिस किया था आपको, कितने परसेंट ब्याज दूंगा मैं? 10%। तो 100 रुपए जैसे 1 साल होंगे मैं आपको 10 रुपए दे दूंगा ब्याज। और ये 100 रुपए मैं आपको लौटाऊंगा कभी ना कभी। तो जब मेरे पास आ जाएंगे 100 रुपए लौटाऊंगा। तो लॉ ये कहता है कि भाई इसको ना आपको लौटाने होंगे 20 साल के अंदर अंदर, आपको लौटाना कंपलसरी है। 20 साल में नहीं लौटाओगे तो फिर आपको मतलब कंपलसरी करा हुआ है कि 20 साल मैक्सिमम टेन्योर है। मैं हो सकता है 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, लेकिन 21 साल नहीं जाऊंगा मैं। तो ये लौटाऊंगा। तो एमसीक्यू में ये भी क्वेश्चन बनता है कि डिबेंचर को कितने समय बाद रिटर्न किया जाता है, वो मैक्सिमम टाइम पीरियड क्या है? तो वो है 20 ईयर। इंफ्रास्ट्रक्चर के केस में 35 ईयर है। मैं वो सारे पॉइंट्स आपको बता दूंगा और लिखवा दूंगा। अभी सिर्फ हम देखते हैं कि मैंने 100 रुपए वाली चीज पे आपसे 10% ब्याज लिया। आपको क्या समझ आ रहा है कि भाई मैं 100 रुपए लगाऊंगा मुझे 10 रुपए मिल जाएगा। चलो मैं दूसरे ऑप्शन जाता हूं कि मैं बोलता हूं आज ना आप मुझे 90 रुपए दे दो, आज आप 90 दे दो और 1 साल बाद मैं आपके पैसे लौटा दूंगा 100 रुपए। आपके लौटा दूंगा कितने? 100 रुपए। तो अब भी आपका कितना फायदा हुआ? 10 का। और इस वाले एग्जाम्पल में भी कितना फायदा हो रहा था? तो आप तो देखोगे यार मेरा क्या फर्क पड़ता है, मैं 90 दे देता हूं, अगले साल मुझे कितना मिल जाएगा?
100 रुपए। और इस वाले केस के अंदर आप सोचो 100 दे रहा हूं, फिर मुझे कितना मिल जाएगा 10 रुपए। बात तो वही है कि 10 का बेनिफिट मिल गया। लेकिन जब मैं आपको 90 रुपए में दूंगा तो इसका मतलब मैंने आपको दिया ये डिस्काउंट पे। इसका मतलब किस पे दिया? 100 वाली चीज ही मैंने आपको 90 रुपए में दिया और रिटर्न कितने कर दिया आपको मैंने? 100। क्योंकि 100 वाली चीज मैंने बोला भैया ये प्रोडक्ट ना हमारे पास, ये जो डिबेंचर अगर बात करूं तो ये डिबेंचर 100 रुपए का है, आपको दे रहा हूं 90 रुपए का। कल आओगे भाई मेरे पैसे वापस दो, मैंने बोला लाओ सर्टिफिकेट, आप जब मुझे दोगे तो मैं आपको कितना लौटा दूंगा? पूरे के पूरे 100 रुपए रिटर्न कर दूंगा। तो जो मैंने आपको पहले डिस्काउंट पे दिया और इसके ऊपर बोला सर ब्याज व्याज नहीं मिलेगा, मैंने बोला इस पे कोई ब्याज नहीं होगा, इस पे ब्याज नहीं दूंगा मैं पहले ही आपको कम पैसे लेके ज्यादा पैसे दे रहा हूं तो ब्याज किस बात का? तो मैं इस पे ब्याज देना नहीं चाहूंगा। तो जब कभी भी कंपनी इस तरीके का डिबेंचर या इस तरीके का बॉन्ड इशू करती है तो इसको बोला जाता है डीप डिस्काउंट बॉन्ड या जीरो कूपन बॉन्ड। अब कूपन का मतलब होता है इंटरेस्ट रेट, कूपन का मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट रेट। अब जीरो इंटरेस्ट रेट, तो जीरो इंटरेस्ट रेट है या नहीं? यहां मैंने क्या बोला, यहां पे आपको ब्याज तो पहले ही आपको सस्ते पे मिल जाता है, तो उसको बोलते हैं जीरो कूपन बॉन्ड या फिर आपका डीप डिस्काउंट बॉन्ड। ये वर्ड लिखा जाता है। कहता है बॉन्ड लाइक अ डिबेंचर। बॉन्ड क्या है? डिबेंचर के जैसा ही है। एक्नॉलेजमेंट होता है यहाँ पे ऑफ डेट, यानी जो कर्जा आपसे मैंने लिया उसका रसीद मिलता है। एक्नॉलेजमेंट क्या होता है? रसीद को क्या बोलते हैं हम? एक्नॉलेजमेंट बोलते हैं। इशू बाय द कंपनी, कंपनी देता है, एंड साइंड एंड बिहाफ ऑफ द कंपनी, और कंपनी के बिहाफ पे इस पे साइन भी हो जाता है। आपका एक्सपेंशन बॉन्ड, जो एक्सप्रेशन ऑफ द बॉन्ड क्या होता है? सिनोनियम्स विद द डेट, ये डेट है, इंस्ट्रूमेंट है, वेयर द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नोट स्टेटेड रेदर देन द अमाउंट पेबल ऑफ द मैच्योरिटी। तो यहां पे कहने का मतलब है कि भैया ये वैसे बॉन्ड नहीं है, ये डीप डिस्काउंट बॉन्ड का थ्योरी है, ठीक है ना, कि यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन नहीं होता, मैच्योरिटी कितना देंगे, मैच्योरिटी का मतलब क्या हुआ, पैसे कितना लौटाऊंगा, ये मेंशन होता है। इज स्टेटेड एग्जाम्पल बॉन्ड, इसका नाम डीप डिस्काउंट बॉन्ड कह लो, जीरो कूपन बॉन्ड कह लो। तो ये थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है और कई बार ये क्वेश्चन भी एग्जाम में फुल फॉर्म या इस तरीके से बोल दिया जाएगा कि ऐसा कौन सा बॉन्ड है जिसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट ही नहीं होता, तो वो आपको बताना होगा। जो वाइवा होगा ना आपका, वो सेकंड बुक और थर्ड बुक से ही वाइवा होगा हमेशा, तो इनमें से पॉइंट्स पूछ लिए जाएंगे। अच्छा डीप डिस्काउंट बॉन्ड क्या होता है बताओ, तो आपको बताना होगा वो बॉन्ड जिसके ऊपर कंपनी रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ नहीं लेती, पहले वो डिस्काउंट पे हमें इशू कर देती है और मैच्योरिटी के टाइम पे हमें पार वैल्यू रिटर्न कर देती है। ऐसे बॉन्ड को क्या कहते हैं हम? डीप डिस्काउंट बॉन्ड कहते हैं। आगे देखते हैं सर डिबेंचर और शेयर्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है। इससे पहले हम टाइप ऑफ डिबेंचर की बात करेंगे कि कितने टाइप के डिबेंचर हैं, डिबेंचर्स के टाइप। अब डिबेंचर्स के टाइप का मतलब है कि मैंने कहा डिबेंचर्स के पैसे जब वापस दूंगा, मान लो मैंने आपसे 100 रुपए लिया तो मैं बोलूंगा इशू कर दिया, और आप मुझसे 100 रुपए मांगने आओगे तो मैंने आपके 100 रुपए क्या कर दिए? रिटर्न कर दिए, यही होगा ना। लेकिन रिटर्न वर्ड अच्छा नहीं लगता, तो यहां पे रिटर्न की जगह पे वर्ड यूज होता है रिडीम, वर्ड यूज होता है। क्या यूज होता है हमारा? तो जब आपने मुझे उधार पैसे दिए और आपके पैसे जब मैं वापसी लौटाऊंगा तो मैं रिडीम करूंगा। रिडीम का मतलब जो मैंने इस पर्चे पे प्रॉमिस करके दिया था, पर्चा आपके पास है और आप जब पैसे मांगने आओगे तो बोलूंगा पहले पर्चा दो भाई, तो आपसे जब मैं पर्चा ले लूंगा और फिर मैं अपने पास रख दूंगा, इसको डिस्ट्रॉयड करूं, कुछ भी करूं, उसके बाद मैं आपके 100 रुपए लौटा दूंगा, ले लो भाई अपने 100 रुपए और जाओ। तो मैंने इस प्रोसेस को बोलूंगा मैंने अपने डिबेंचर को क्या कर लिया? रिडीम कर लिया। यहाँ पे एक वर्ड यूज होता है क्या? रिडीम। रिडीम मतलब आपके पैसे लौटाने। तो कितने टाइप के डिबेंचर होते हैं? तो पहला डिबेंचर अगर सिक्योरिटी पे बेसिस पे देखा जाए तो दो टाइप के डिबेंचर हो गए हमारे। एक हो जाता है सिक्योर्ड। सिक्योर्ड का मतलब क्या होगा? आपने जो पैसे मुझे दिए उसके अगेंस्ट मैंने आपको कोई सामान गिरवी रखा हुआ है, उसको क्या बोलेंगे हम? सिक्योर्ड। आपके पैसे यहां डूबने के चांसेस बहुत कम, ना के बराबर है, क्योंकि कंपनी डूब भी जाती है तो आपके ऐसे ट्रस्टी आपको पैसे दे देंगे। एक होता है हमारा अनसिक्योर्ड डिबेंचर। ये कौन सा डिबेंचर होगा भाई? ये वो डिबेंचर होगा जिसमें आपके पैसे रिटर्न होंगे कि नहीं होंगे कंपनी गारंटी इस बात की नहीं लेगी। अगर कंपनी बंद हो जाए तो उस सिचुएशन में आपके पैसे डूब जाएंगे, ये मान लो आप, ठीक है। इसके बाद रिडम्पशन बेस पे एक होता है हमारा रिडीमेबल डिबेंचर, जिस डिबेंचर को हमें रिडीम करना मैंडेटरी है। तो डिबेंचर रिडीम करने के लिए समय दिया गया है 20 ईयर, 20 साल में। और एक होता है इरिडीमेबल डिबेंचर। नाम इरिडीमेबल डिबेंचर काफी टाइम से चला आ रहा है। इस डिबेंचर का मतलब होता है जिसके पैसे रिफंड नहीं किए जाएंगे, रिफंड नहीं किए जाएंगे। तो ये डिबेंचर आज के टाइम पे बंद हो चुका है।
लेकिन मान लेते हैं कि 10 साल पहले किसी ने इशू किया हो, कौन सा, इररिडीमेबल डिबेंचर, तो वो वाला तो आज भी चल रहा होगा। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि इररिडीमेबल डिबेंचर अभी भी है और आगे चल के आपको पढ़ना पड़ेगा इसके बारे में, 12th में नहीं, आगे और फर्दर आप जब पढ़ोगे कभी बीकॉम के अंदर कहीं और भी पढ़ोगे तो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो रिडीमेबल डिबेंचर जिसके पैसे लौटा दिए जाते हैं एक टाइम के बाद, इरिडीमेबल डिबेंचर जिसके कर्जे को हम नहीं लौटाते, उस पर सिर्फ और सिर्फ हम क्या देते रहते हैं, टाइम टू टाइम पे इंटरेस्ट उसका पेमेंट करते रहते हैं। एक होता है कन्वर्जन बेसिस पे, कन्वर्जन का मतलब आपने डिबेंचर लिया, अब मैं आपके 100 रुपए लौटा रहा हूं, तो मैं आपसे पूछूंगा भाई 100 रुपए चाहिए या शेयर्स लेना चाहते हो मेरी कंपनी का। अगर मेरी कंपनी के शेयर्स काफी पॉपुलर हैं तो आप वो क्या बोलोगे, सर एक काम करो मेरे 100 रुपए मत दो, आप अपनी कंपनी के क्या दे दो, मुझे शेयर्स दे दो। तो आपने अपने डिबेंचर को कन्वर्ट करवा लिया, किस में कन्वर्ट करवा लिया, शेयर्स में। तो वो अगर कोई ऐसा डिबेंचर, क्योंकि जब मैं इशू करूंगा डिबेंचर तो मैं आपको सारी बातें पहले बताऊंगा कि भाई ये डिबेंचर आपको दे रहा हूं, आप जब पैसे लेने आओगे तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि अपने पैसे ले सकते हो, और ऐसा भी कर सकते हो इसके बदले हमसे प्रेफरेंस शेयर या इक्विटी शेयर जो भी लेना हो हम ऑप्शन देंगे उस टाइम पे, वो लेना होगा तो आप क्या करोगे, ले लोगे। तो ऐसे डिबेंचर अगर आपको दिए जा रहे हैं तो ये कौन सा डिबेंचर होगा, हमारा कन्वर्टेबल डिबेंचर। कौन सा, कन्वर्टेबल डिबेंचर, जो कि कन्वर्ट हो सकता है। किस में कन्वर्ट होगा भाई, ये या तो ये प्रेफरेंस शेयर में होगा कन्वर्ट या फिर ये इक्विटी शेयर में होगा कन्वर्ट, ठीक है ना। तो ये कौन सा डिबेंचर हो गया हमारा, कन्वर्टेबल। और कुछ ऐसे डिबेंचर्स भी होते हैं जिसके अंदर नॉन कन्वर्टेबल होता है कि भैया आपने 100 दिए 100 वापस ले जाओ, बात खत्म, इसको कन्वर्ट करने का कोई मकसद ही नहीं है और ना कंपनी करना चाहता है। तो ऐसे डिबेंचर को कौन सा कहोगे, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। तो डिबेंचर्स को कुछ कैटेगराइज कर दिया गया है। एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि भैया रिडम्पशन का टेन्योर क्या है, 20 साल, 5 साल, 8 साल, 13 साल, इस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है। आपका कन्वर्टेबल डिबेंचर क्या होता है, इस पे शॉर्ट नोट्स, वैसे तो थ्योरी आपने देख ही लिया पेपर में, मेरे ख्याल कोई थ्योरी आया था आपके पेपर में, स्टेट थ्योरी कोई आया था कि ये 3 नंबर का थ्योरी है लिख दो इसको, वही तो थ्योरी तो पहले से बोल के चल रहा हूं कि जो 20 नंबर के एमसीक्यू आ गए हैं वो लाइक थ्योरी ही है वो, ठीक है ना। तो आपके थ्योरी ऐसा कोई स्टेट नहीं आएगा जैसे कि पहले आया करता था 4-5, 11th में आपने जैसे देखा कि भैया इसके बीच में डेफिनेशन दो, इसमें डिफरेंस दो, तो वो ना के बराबर हो गया है। आगे देखते हैं हम कि भैया डिबेंचर ट्रस्ट डीड क्या होता है। मैंने डिबेंचर ट्रस्टी बताया था कि कंपनी इशू करती है डिबेंचर पब्लिक को, रिक्वायर्ड टू द अपॉइंट अ ट्रस्टी। ट्रस्टी का मतलब पता है क्या होता है, जो मैंने बताया अभी एग्जांपल में, ग्रुप ऑफ पर्सन होता है जो कि आपके डिबेंचर को एग्जीक्यूट ट्रस्ट डीड, जो वो ट्रस्ट डीड बनाती है, मतलब जो ये ग्रुप था इस ग्रुप के अंदर एक कुछ रूल बनते हैं, उस रूल को बोला जाता है ट्रस्ट डीड बोला जाता है। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ट्रस्टी टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर। इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर का मतलब, यहां इंटरेस्ट का मतलब ब्याज नहीं है, यहां पे इंटरेस्ट का मतलब ब्याज नहीं है, यानी इंटरेस्ट का मतलब है कि जो इन्वेस्टर है उसके पैसे को बचाना। आपका अगर मुझे पैसे देते हो तो आपका जो है किस चीज में कि आप क्या सोच रहे हो, उस सोच को यहाँ पे इंटरेस्ट बोला गया है कि आपके पैसे को प्रोटेक्ट किया जाएगा ऑफ द डिबेंचर होल्डर थ्रू द पावर ऑफ ग्रांटेड बाय ट्रस्ट डीड। और ये ट्रस्ट डीड के अंदर पावर होता है कि आपके जो भी पैसे लगे हैं इसकी सिक्योरिटी करनी इसकी जिम्मेदारी होती है, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा कंपनी ने ट्रस्टी बना लेते हैं, ट्रस्टी ये डिबेंचर के लिए बनाते हैं, हर कंपनी बना लेते हैं ताकि डिबेंचर होल्डर को क्या हो, ट्रस्ट हो जाए। एक क्वेश्चन और आता है कि भैया शेयर्स में और डिबेंचर में क्या फायदा है। सबसे पहले ऑनरशिप, डिबेंचर होल्डर ऑनर नहीं होते हैं और शेयर होल्डर ऑनर होते हैं, ये ऑनर होते ही नहीं है, इसने तो उधार पैसे दिए, पैसे वापस करने हैं। इसके बाद रिटर्न, डिबेंचर के अंदर पैसे रिटर्न करने होंगे, इसके अंदर रिटर्न, अच्छा रिटर्न यहाँ डिविडेंड और इससे, डिबेंचर के अंदर आपको इंटरेस्ट में पैसा मिलेगा वापस, और शेयर होल्डर को जो मिलता है उसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे रिटर्न का मतलब है जो पैसे लगाए तो बदले में क्या फायदा पहुंचेगा आपको। तो अगर आपने शेयर लिया तो फायदा क्या पहुंचेगा, डिविडेंड, और डिबेंचर लिया तो क्या फायदा मिलेगा, इंटरेस्ट, यहाँ पे ये मतलब है। रीपेमेंट, रीपेमेंट डिबेंचर आर इशू, आपका एक स्पेसिफिक टाइम के लिए रिटर्न किया जाएगा और ये कभी भी रिटर्न नहीं किया जा सकता। हाँ लेकिन ऐसा नहीं है कि नॉट पॉसिबल, कई बार कंपनी करती है, इसीलिए तो उसको क्या बोलते हैं, बाय बैक ऑफ शेयर्स। आपने सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 में देखा कि बाय बैक ऑफ शेयर्स का मतलब क्या था कि जब मैं आपके शेयर्स के पैसे रिटर्न करना चाहूं तो बाय बैक, लेकिन कंपनी अपनी इच्छा से।
आप हमें बाउंड नहीं कर सकते कि मेरे पैसे लौटा दो, नहीं लौटाएंगे। अगर कंपनी को लगता है तो हम ओपन ऑफर देते हैं कि भैया जिसको भी अपने पैसे लेने हैं ले जाओ, तो इसको बोला जाता है बायबैक। मार्केट प्राइस पे, मार्केट प्राइस से भी हायर वैल्यू पे देते हैं, तभी तो आप लोगे, पैसे दोगे। मैं आपको लालच दूंगा, यार देख तेरा शेयर मार्केट में 10 चल रहा है, तेरे को 12 दूंगा, दे दे अपने शेयर, देना है दे दे, नहीं देना मत दे, तो आप क्या करोगे, दे दोगे उसको उस टाइम पे। इशू एट डिस्काउंट, डिबेंचर को इशू किया जा सकता है डिस्काउंट पे, और शेयर्स को मैंने पहले बताया था डिस्काउंट पे इशू, हाँ री इशू तो किया जा सकता है लेकिन इशू नहीं किया जा सकता। आपका सिक्योरिटी, डिबेंचर में सिक्योरिटी होता है, शेयर्स में कोई सिक्योरिटी वाली बात नहीं है। सिक्योरिटी का मतलब क्या है, एसेट्स गिरवी वगैरह रखने की बात चल रही है। समझ में आ रहा है क्या डिफरेंस है यहाँ पे। इसके बाद कहता है कन्वर्ट, तो भैया डिबेंचर कन्वर्ट हो सकता है और शेयर कन्वर्ट, भाई प्रेफरेंस शेयर को कन्वर्ट किया जा सकता है इक्विटी शेयर में, लेकिन इक्विटी शेयर को किस में कन्वर्ट करोगे, डिबेंचर में नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसके बाद वोटिंग राइट, इसके पास कोई वोटिंग राइट नहीं है, और इसके पास वोटिंग राइट होता है वो भी इक्विटी शेयर होल्डर को, प्रेफरेंस शेयर को भी वोटिंग राइट नहीं होता है। इसके बाद रिस्क, यहाँ पे आपका रिस्क फ्री है, क्योंकि आपको जो पैसे दिए हैं तो आप मेरे से तो एसेट्स ले ही लिया, तो आपका रिस्क यहाँ पे नहीं है। और यहाँ पे आपका फुल्ली रिस्क रहता है, कंपनी गया तो आपके पैसे डूब गए, क्योंकि आप यहाँ पे ऑनर हो। आपका प्रायोरिटी टू रीपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल, तो सबसे पहले डिबेंचर होल्डर का, जब कंपनी बंद होगी और मेरे पास पैसे पड़े हैं, तो जब मैं पैसे लौटाऊंगा तो मालिक ऐसा नहीं करेगा सारा पैसे लेके खुद भाग जाएगा पहले कि भाई मैं अपने पैसे निकाल लेता हूं, नहीं, पहले बाहर वालों को, कर्जे वालों को पेमेंट करना पड़ेगा। तो अब डिबेंचर क्या है, कर्जा, तो जब रीपेमेंट करने की बात आएगी तो सबसे पहले प्रायोरिटी पे इसको पेमेंट किया जाएगा, इसके बाद इसकी पेमेंट की जाएगी। तो ये कुछ डिफरेंस थे, 2-4 पॉइंट। और वैसे भी आपको पता है कि एग्जाम में स्टेट क्वेश्चन कभी भी नहीं आएगा कि भैया डिबेंचर्स और शेयर्स में डिफरेंस लिखो 5 नंबर में, ऐसा तो क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। लेकिन नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए, इसको पढ़ लेंगे आप, ठीक है ना। अब आ जाते हैं सर कि इसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स हैं और क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम डिबेंचर के अंदर। तो इशू ऑफ डिबेंचर में इशू ऑफ डिबेंचर में एक तो है सिंपल इशू, एक है सिंपल, जैसे हमने शेयर्स में देखा था, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट भी आ जाएगा यहां पे। दूसरा है इशू ऑन द टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन। आप इशू तो करेंगे लेकिन ऑन द टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन के बेसिस पे। इसके बाद तीसरा पॉइंट आ जाएगा अदर देन कैश। जैसे आपने अगर शेयर चैप्टर पढ़ा है तो जैसे आपका शेयर्स वाले में अदर देन कैश था, वेंडर, कंपनी, प्रमोटर, अंडरराइटर, ये 4 पॉइंट थे इसके अंदर, वही सेम रहेगा। जैसे हमने कोई एसेट्स खरीदा, तो अगर आपने पढ़ा है तो वहां पे करते थे हम एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर और वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। यहाँ पे करेंगे एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर और वेंडर टू डिबेंचर कर देंगे बस। तो अगर जिसको वो आता है तो ये वाला टॉपिक तो इजीली हो जाएगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे एक टॉपिक है जिसपे से आपका क्वेश्चन आ जाता है, दैट इज कोलेटरल सिक्योरिटी। डिबेंचर को गिरवी रखकर कैसे बैंक से लोन लिया जाता है ये सिखाया जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो डिस्काउंट को कैसे राइट ऑफ किया जाएगा, डिस्काउंट रिटर्न ऑफ। डिस्काउंट रिटर्न ऑफ कैसे किया जाएगा सर, अब एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, तो ये वाला टॉपिक 100% एग्जाम में आएगा। जिसका किसी का पेपर हुआ भी होगा ना तो ये टॉपिक आया होगा, ये टॉपिक 110% आपके एग्जाम में आएगा। अब अदर देन कैश में 100% नहीं है, क्योंकि शेयर्स वाला आ गया तो डिबेंचर वाला नहीं आएगा, डिबेंचर वाला आ गया तो शेयर्स वाला नहीं आएगा, क्योंकि दोनों एग्जामिनर को पता है कि दोनों में दूंगा तो बच्चे को तो डबल मार्क्स मिल जाएंगे एक ही क्वेश्चन टाइप में, तो या तो यहां से आ सकता है, ये तो 100% आएगा। इसके बाद कोलेटरल सिक्योरिटी में से आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 1 मार्क्स का, 1 मार्क्स में यानी एमसीक्यू में दे दे या कुछ इधर उधर कहीं पॉइंट्स वो पुटअप कर दे या लास्ट में पूछ ले कि कोलेटरल सिक्योरिटी हो तो क्या करेंगे, इस टाइप से यहाँ पे हो सकता है, ज्यादा और कुछ नहीं आएगा।
तो ये सारे हमें टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो आज का एजेंडा क्या है, पहले हम क्या पढ़ेंगे भाई, सिंपल वाला। सिंपल वाले के अंदर क्या है हमारा, पहले वो देख लेते हैं। तो सिंपल वाले को देखते हैं। सिंपल के अंदर डिबेंचर को इशू करने के जैसे वहां पे कितने तरीके थे, दो। शेयर्स वाले में हमने पढ़ा था दो तरीके थे, लेकिन यहां पे इसको तीन तरीके से किया जा सकता है। तीन तरीका कौन सा भैया, एक तो एट, और देखो एट पार को मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, एट पार आपको पता है क्या होता है। अब यहां पे एक फेस वैल्यू पे, जितने का फेस वैल्यू है उसी वैल्यू पे मैं अगर आपको अपना डिबेंचर दे दूं तो एट पार बोला जाएगा। शेयर्स के केस में 10 रुपए होता था, यहां पे आपको फेस वैल्यू हमेशा कुछ ना बोला जाए तो आपको ऑलवेज यहां फेस वैल्यू 100 रुपए कंसीडर करके चलना है। सवाल जितने भी देखोगे ना वहां 100 रुपए से ज्यादा दिखेगा, ऐसा नहीं कि 10 नहीं हो सकता, हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम पॉइंट पे कितने रुपए कंसीडर करके चलने आपको, 100 रुपए लेके, जब कुछ ना बोला जाए तो 100 रुपए मान के हम कर लेंगे, ठीक है। दूसरा हो सकता है आपका एट प्रीमियम। एट प्रीमियम दूसरा क्या हो सकता है, एट प्रीमियम। एट प्रीमियम का मतलब होता है 10 वाला शेयर या 100 वाला शेयर मैंने 100 रुपए से अधिक पे इशू कर दिया, उसको बोलते हैं एट प्रीमियम। तीसरा होता है हमारा एट डिस्काउंट। इसका मतलब 100 वाला डिबेंचर जो है मैं आपसे 100 रुपए नहीं लूंगा, आपको सबूत यानी सर्टिफिकेट जो दूंगा मैं वो 100 का ही दूंगा, लेकिन आपसे 90 ले सकता हूं, 95 ले सकता हूं, 99 ले सकता हूं, मतलब 100 से कम में दूंगा एट ए डिस्काउंट। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन 100% आएगा। मैंने सिंपल वाले पे डायरेक्ट टिक इसलिए नहीं किया क्योंकि फिर पूरा ही करना पड़ता है। इन दोनों में से एग्जाम में क्वेश्चन आने के रेयर चांसेस रहते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा क्योंकि आप इसके अंदर देखोगे सीखने वाला पॉइंट यही है। बाकी ये सारा तो देखो 5 मिनट में बस एंट्री दिखाना है, एंट्री करना है। यहाँ पे कोई फोर फीचर नहीं होगा, इतनी लंबी चौड़ी एंट्री नहीं आएगी कि भैया अलॉटमेंट हो गया, फोर फीचर हो गया, ये हो गया, ये सब एडवांस हो गया, एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट, ऐसा कुछ भी नहीं होता है यहाँ पे। सिंपल ये एक पॉइंट मैं पीछे लिखना भूल गया, इंटरेस्ट का, एक इंटरेस्ट का भी टॉपिक है जो कि रह गया। इंटरेस्ट का सिंपल वाला है, कैसे एंट्री करते हैं, विद टीडीएस विदाउट टीडीएस। हालांकि टीडीएस से मना किया हुआ एग्जामिनर ने, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स से, लेकिन हम देख लेंगे एक बार क्वेश्चन। तो चलिए एट पार वाले क्वेश्चंस की बात अगर मैं करूं, सिंपल एक एग्जांपल ले लेता हूं। तो आपके सामने आपके बुक का ही एक इलिस्ट्रेशन है और ये एट पार पे है और लमसम वाला क्वेश्चंस में करके दिखा रहा हूं। ज्यादा इसके अंदर आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है। कहता है कि सन इंडिया ने 20,000 9%, अब डिबेंचर के आगे ना एक हमेशा ये देखने को मिलने वाला है रेट, तो 9% का मतलब इस परसेंटेज से आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। इस परसेंटेज का कुछ होगा, ये पूरा नाम है, कभी भी हम नहीं बोलेंगे खाली डिबेंचर, बोलेंगे 9% डिबेंचर, 10% डिबेंचर, इस तरीके से नाम लिया जाएगा। तो ये डिबेंचर एक 9% डिबेंचर है जिसकी कीमत 100 रुपए है। पेबल एप्लीकेशन पे अप्रैल में एप्लीकेशन वर रिसीव 20,000 था भाई, 20,000 एप्लीकेशन आए, डिबेंचर अलॉटमेंट हो गया और आपको एंट्री करना, डेट का भी कोई रोल नहीं है। तो पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट और इसमें लमसम ही रहेगा। अगर आपके इंस्टॉलमेंट आता है तो वही एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, दैट्स इट, वहीं पे होना है इस तरीके से एंट्री। तो कितने डिबेंचर है भाई, 20,000 इंटू में कितने, 100 रुपए, तो कितने हो गए 20 लाख। किस चीज के पैसे आए, डिबेंचर, डिबेंचर एप्लीकेशन के, डिबेंचर एप्लीकेशन के पैसे कितने आ गए, 20 लाख आ गए। ठीक है, अब आ जाते हैं सर आगे। अगर डिबेंचर एप्लीकेशन के 20 लाख है तो अगली एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन और 9% डिबेंचर, 9% डिबेंचर, 20 लाख खत्म, और कुछ भी इसमें नहीं करना। अच्छा नरेशन लिखना है तो नरेशन रहेगा बीइंग डिबेंचर एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव, और यहां पे क्या होगा, बीइंग डिबेंचर, मैं डिबेंचर को डीबी कर रहा हूं, डिबेंचर एप्लीकेशन अमाउंट ट्रांसफर टू डिबेंचर्स अकाउंट। वहां पे शेयर कैपिटल होता था, यहां पे डिबेंचर्स होता है, तो डिबेंचर्स अकाउंट में ये लो, ये एंट्री डन हो गया है और कुछ इसमें करने वाली जरूरत नहीं है। अब कुछ बच्चे
स्कूल में क्योंकि आप पढ़ते हो, स्कूल में पढ़ रहे हो, तो कोई कैसे कर रहा है कोई कैसे, तो बोलते हैं तुम्हारा एंट्री गलत है क्योंकि तुमने डिबेंचर के आगे यहाँ 9% नहीं लगाया। ठीक है, कह सकते हैं। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कोई ऐसा रूल नहीं है। बोला गया जब आप कैपिटल के तरीके से इशू करते हो तो वहां पे परसेंटेज लगाना जरूरी है। अगर आपको लगता है, मैं तो यहाँ पे नहीं लगाता और कोई लगाने की ऐसी जरूरत भी नहीं है कि भाई, तो यानी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि कई बार स्कूल में बोलेंगे कि भाई तुम ऐसे लिखो 2, आप लिखो 10, कितने परसेंट है, 9% डिबेंचर एप्लीकेशन। भाई तूने नहीं लगाया, ये गलत हो जाएगा। ऐसा कोई रूल नहीं है, ना बना है, ना कभी बनेगा। लेकिन हाँ, यहां पे अगर आपने 9% नहीं लगाया तो गलत हो जाएगा आपका। समझ में आई बात आपको? यहाँ पे सिंगल डिबेंचर एप्लीकेशन भी लिख सकते हो या 9% डिबेंचर। परसेंटेज वहां लगाने की जरूरत है जब एक से ज्यादा टाइप के डिबेंचर हो, 9% वाले हो, 10% वाले हो, 12% वाले हो, 3 टाइप के डिबेंचर हो गए, तब हम लगा लेते कि 9% वाला एप्लीकेशन आया, 10% वाला आया, 12% वाला आया, तब जरूरत पड़ती है। अगर मैं इसी सवाल को करता कैसे, 10 रुपए का होता, 100 रुपए का था, अगर मैं करता 5 रुपए या 50 रुपए, 40 रुपए और 10 रुपए, अगर मैं इस टाइप से करता, कितने, 50, 40 और 10, तो मैं पहली एंट्री जो करता बैंक अकाउंट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, फिर क्या एंट्री करता, डिबेंचर एप्लीकेशन टू ये। लेकिन अमाउंट जो यहां पे मैं लिखता, क्या लिखता, 20,000 और इनटू में क्या करता, 50, और उसके हिसाब से कैलकुलेशन चला जाता हमारे। अब इसके बाद भी एक एंट्री करनी पड़ती, किसकी, अलॉटमेंट पे। तो एंट्री क्या करता मैं, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स और फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट। समझ में आई बात आपको कैसे करते, जैसे शेयर्स वाला था और ये वाली एंट्री होती तो इसको फाइनल कॉल बोल देते या फिर फर्स्ट कॉल बोल देते। तो कुछ भी चेंजेस नहीं है यहाँ पे सिंपल वाले एंट्री के अंदर। क्या यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया आपको, कोई दिक्कत इसमें, यहाँ तक क्लियर है? अब प्रीमियम वाला देख लो भाई। प्रीमियम वाले के अंदर भी आपको पता है कि प्रीमियम वाला कैसे करना चाहिए, क्योंकि सिंपल वाले मैं सारा आज करा देता हूं, कल से मैं प्रीमियम, अगली क्लास में प्रीमियम डिस्काउंट वाला करेंगे। कहता है भाई एक है सूर्या लिमिटेड, 10,000 डिबेंचर, 10% डिबेंचर है, 100 रुपए का एक है, 10% प्रीमियम है, अलॉन्ग विद एप्लीकेशन के साथ हमें रिसीव करना है। ठीक है भाई, तो पहली एंट्री क्या होगी यहाँ पे, बैंक अकाउंट कितने होंगे बताओ, कोई बता सकता है? 10% डिवेंचर एप्लीकेशन। अब देखो मैं यहां परसेंटेज लगा दिया, कितने आएंगे, 10,000 इंटू में 110, पूरा एक ही साथ आ रहा है। मैंने कहा यहाँ पे इंस्टॉलमेंट वाले प्रोसेस बड़े ही कम, 1-2 सवाल ही आपको बुक में मिलने वाले हैं, बाकी वो सिंपल सा है। तो ये आ जाएगा हमारे कितने, 10, 100, 10 लाख, 11 लाख। अगली एंट्री क्या करोगे बताओ, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, कितने, 11 लाख, और 9% डिवेंचर कितने, 10 लाख, क्योंकि डिवेंचर तो 10 लाख का है। और 2 में क्या करेंगे, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम, यहां पे भी इसका नाम सिक्योरिटी प्रीमियम होगा, और शेयर्स वाले टाइम पे भी सिक्योरिटी प्रीमियम। ऐसा नहीं कि डिवेंचर प्रीमियम लिख दो आप, ठीक है, नाम क्या रहेगा हमारा, सिक्योरिटी प्रीमियम। और ये आ जाएगा 1 लाख, एंट्री हो गया हमारा डन। दोनों टॉपिक में से किसी में डाउट है तो बताइए, क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत इसमें? तो अब लास्ट जो टॉपिक बचता है हमारा कौन सा सर, डिस्काउंट। डिस्काउंट वाले को मैं पूरा समझा के फिर मैं कराना चाहता हूं, क्योंकि यहाँ पे डिस्काउंट को राइट ऑफ करने की 2 एंट्री और एड ऑन हो जाता है, एक डिस्काउंट के राइट ऑफ करने का और एक P&L के अंदर भेजने का, 2 एंट्री एड ऑन होगा, तो उसे मुझे पहले समझाना पड़ेगा। तो अभी तक के क्लास में, आज की क्लास में हमने सिर्फ क्या करा कि भाई क्या डिबेंचर क्या होता है, डिबेंचर के साथ साथ हमने देखा ट्रस्टी क्या होता है, और डिबेंचर क्यों इशू किया जाता है, क्योंकि कंपनी को सस्ता पड़ता है ये, रेदर देन आपके लोन और कहीं और से पैसा लेना, इसलिए डिबेंचर इशू करती है कंपनी। इसके बाद भाई डीप डिस्काउंट बॉन्ड क्या होता है, डीप डिस्काउंट बॉन्ड का मतलब होता है जब कंपनी पहले ही आपको जो डिबेंचर दे रही है वो फेस वैल्यू से कम प्राइस पे दे देती है, और पहले ही बोल के चलते हम ब्याज व्याज के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। तो जो इस टाइप का डिबेंचर है उसको कौन सा डिबेंचर बोलते हैं, डीप डिस्काउंट बॉन्ड या फिर जीरो कूपन बॉन्ड के नाम से जाना जाता है। नाम थोड़ा सा इसका स्टाइलिश लगता है लेकिन है सिंपल चीज है वो भी। इसके बाद डिफरेंस क्या था, हमने डिफरेंस देख लिया। इसके बाद क्या क्या टॉपिक्स, ये भी आपको बस एक बार गो थ्रू करना है, कोई थ्योरी याद करने की इसमें जरूरत ही नहीं है आपको। इसके बाद आपका
ट्रस्ट डीड क्या होता है, ट्रस्टी क्या होता है, सिंपल सा है। ये टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें से ये टॉपिक अगली क्लास के अंदर खत्म हो जाएगा। और साथ के साथ ये टॉपिक के साथ इशू ऑन टर्म्स ऑफ रिडम्पशन, इशू ऑन टर्म्स ऑफ रिडम्पशन, 1 मिनट 2 मिनट। इसके बाद जो हमारे 100% इशू ऑन टर्म्स ऑफ रिडम्पशन वाला है, इसमें पूरा 1 दिन लग जाएगा। अदर देन कैश के अंदर 1 दिन में खत्म हो जाएगा हमारा। देखो 1 दिन 2 दिन, और ये दोनों पार्ट हम कोशिश करेंगे कि 1 दिन में खत्म कर जाए। तो मैक्सिमम 4 से 5 दिन में आपका ये चैप्टर फिनिश्ड हो जाएगा, जिसमें हमारी सेकंड बुक क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। आपको जो ज्यादा टाइम है, यानी आप नवंबर मंथ के अंदर आ जाओगे, नवंबर में आपका थर्ड बुक, मैं कोशिश करूंगा कि 10 दिसंबर तक मैं आपका थर्ड बुक भी क्या करूं, पूरा कंप्लीट कर दूं 10 दिसंबर, ताकि आपके पास दिसंबर पूरा 20 दिन, जनवरी पूरा आपके पास रिवीजन का हो। प्री बोर्ड में ऐसा ना हो कि आप बोलो सर हमारा मतलब कि सिलेबस रह रहा है, सारा कंप्लीट होगा आपका प्री बोर्ड में। फिर आप जितने भी टेस्ट पेपर सॉल्व करोगे 2.5 घंटे 3 घंटे का आके, वही आपका एसेट्स बनेगा। सवाल तो सभी सीख के जाएंगे, प्रैक्टिस सभी करके जाएंगे, लेकिन एग्जाम में नंबर उसी के ज्यादा आएंगे जिसकी स्पीड अच्छी है और एक्यूरेसी अच्छी है, उसी के नंबर ज्यादा आने वाले हैं। तो चलिए नोटिंग करिए, आप कहाँ से नोटिंग करना